स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ बैड इज एआई बबल, यानी कि जो एआई का बूम होने वाला है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए मार्केट बबल एक नॉर्मल चीज है, होता रहता है। ऑलमोस्ट समझिए एक आउटकम है फ्री मार्केट इकोनॉमी का, यानी कि अगर आपका इकोनॉमी सही से चल रहा है तो बबल्स बनेंगे ही। हाँ, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, आउट ऑफ हैंड हो सकता है, वो अलग अलग बात है। लेकिन ये मतलब समझिए एक ऑलमोस्ट जैसे होता है ना, किसी को आप फ्रीडम देते हैं तो वो बेवकूफ़ी भी करेगा। ऐसा नहीं होता कि अरे मैंने इसको फ्रीडम दिया सब रास्ता सही करेगा, ऐसा नहीं। मतलब आप किसी को पैसे का फ्रीडम दो, ज़रूरी नहीं कि सब इन एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत लोग ये ऐसा बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि उससे सिगरेट पीने लगे। बहुत लोग अथाह बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि अल्कोहल पीने लगे। क्या कर सकते हैं आप? तो ये होगा, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बोलते हो ओह! ऐसा हो रहा है, नहीं। वो फ्री मार्केट का, ह्यूमन कलेक्टिव का पेनल्टी है, होगा ही। कम, ज़्यादा वो अलग बात होता है। तो रहा बात कि हो कैसे रहा है ये, तो आप समझिए जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक्चुअली खरीद क्या रहे हैं? आप खरीद रहे हैं कंपनी का एक हिस्सा। अब रहा बात ये हिस्सा नॉर्मल हिस्सा जैसा नहीं है। जैसे कि अगर बैंक देता है तो बैंक आपके एवज में कुछ रखता है कि सर आप अगर बैंकरप्ट डिक्लेयर किए तो हम आपकी पूरी बिल्डिंग ले जाएँगे। जितना सीएनसी मशीन खरीदे हैं सब ले जाएँ, मतलब पूरा रहता है। स्टॉक जब आप खरीदते हो वैसा नहीं होता है, स्टॉक उल्टा होता है। स्टॉक होता है कि आप कंपनी का थोड़ा-सा हिस्सा लिए, लेकिन आपको पैसा तभी मिलेगा जब बाकी सबका पेमेंट हो चुका है। और गारंटी कुछ नहीं होता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टॉक हाई रिस्क रहता है, इसीलिए लिखा हुआ आता है टीवी सब में कि अपना जानबूझ के इन यू नो इन्वेस्टमेंट जानबूझ के करें, मतलब ये देख परख के करें। अब रहा बात कि आपको पैसा मिलता कैसे है? ठीक है, आपने ले लिया, गारंटी भी नहीं है, तो लोग कर क्यों रहे हैं शेयर्स पे खर्चा? बात है शेयर्स पे 2 तरीके से आपको पैसा मिलता है। पहला डिविडेंड्स है, यानी कि शेयर कंपनी आपको अगर बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉफिट होता है, तो वो शेयर बाँटती है वापस कि मतलब हम पैसा भी दे सकती है, आपका शेयर का ये कर सकती है, अच्छा आपने बहुत पुराने टाइम में हमें सपोर्ट किया है, हम उसका शेयर बढ़ा। अलग-अलग फँचाएँगे, अपने नज़दीकी सीए का सिर खाइए, लेकिन होता है कि मतलब एक कंपनी जो है, खुद देती है। जैसे आप एनवीडिया का लीजिए, ये सब शेयर इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा, शेयर आप लेंगे तो ऐसा होगा। और फिर रहा बात दूसरा रास्ता, ये डिविडेंड एक रास्ता है, ये बड़े लोगों के लिए, जो लोग मतलब कि हाँ भाई, मेरे पास टीसीएस का 1000 शेयर है, एनवीडिया का 50 शेयर है, ऐसे-ऐसे लोगों के केस में डिविडेंड ज़्यादा मायने रखता है, इंडेक्स वाले लोगों के लिए नहीं। फिर शेयर वैल्यू का बढ़ना, ये सबको सबसे ज़्यादा मतलब एवरेज तरीका होता है। और यहाँ पे समझिए, आपके पास ये 2 गारंटीड रास्ता है, अगर कंपनी अच्छी प्रॉफिट करी, अच्छा चांसेस है वो डिविडेंड्स बढ़ाएगी, अच्छा चांसेस है वो अपने स्टॉक का वैल्यू बढ़ाते जाएगी, वो स्टॉक आप दूसरे को बेच पाएँगे। अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो वो देख के दूसरे इन्वेस्टर आपसे खरीद लेंगे। आपका पैसा डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और जो लोग लंबा समय में खेलते हैं, बहुत बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया। अब रहा बात तो कंपनी को क्या मिलता है, ठीक है? आपने बता दिया कि कंपनी को एक फ़ायदा हो रहा है कि पैसा मिला। कंपनी को कैसा मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है जब आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, तब वो पैसा उठाते हैं। और बोलेंगे अच्छा उसके बाद जब आप खरीदे, नहीं, उसके बाद पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है। उसके बाद पैसा उस इन्वेस्टर के पास जा रहा है जिसने आईपीओ में खरीदा था। जैसे मान लिया आईपीओ हुआ उसी टाइम आपने मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। वो 10 क लाख कंपनी के पास गया। लेकिन आप मान लिया बाद में कोई कंपनी देख रहा है, अरे स्टॉक अच्छा चल रहा है, जैसे कि अभी हम इस पे खर्च किए हैं, आपका क्या बोलते हैं, रॉकेट लैब पे। तो रॉकेट लैब के पास ये पैसा नहीं जाएगा, मेरा पैसा जाएगा उस इन्वेस्टर के पास जो आईपीओ के टाइम पे रॉकेट लैब को खरीदा था। तो वही है। और ऐसे करके कंपनी का होता है, कंपनी को पैसा मिलता है कि आईपीओ वाले में जितना कलेक्ट, इसीलिए आईपीओ के टाइम बहुत हाइप करने की कोशिश करते हैं ताकि धड़-धड़ा के खूब पैसा जमा कर सकें। और दूसरा होता है न्यू शेयर ये करना, जैसे मान लीजिए कंपनी सब चीज़ चल रहा है, हेल्दी है, सब चीज़ है, लेकिन अब वो उनको है कि हमें एक्सपेंशन करना है, ठीक है? कंपनी को एक्सपैंड करना है। मान लीजिए एक नया फैक्ट्री खोलना है, तो उस टाइम शेयर्स इश्यू करने का बात होगा कि ठीक है सर, हम 1000 शेयर और इश्यू करते हैं। तो क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि जितना आप डायरेक्ट कंपनी पे रखेंगे, डिविडेंड का रास्ता थोड़ा बम-बम हो जाता है। तो कंपनी आराम से आपको बोल सकती है, देखिए सर हमें नया फैक्ट्री के लिए पैसा चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, हम 100 करोड़ के लिए नया शेयर लॉन्च करते हैं। वो टाइम फिर से वो पैसा कलेक्ट करेंगे मार्केट से। अब रहा बात, यहाँ तक सब नॉर्मल है, होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात है कि जब आप पब्लिक परसेप्शन में आते हैं, तो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, यानी कि स्टॉक स्टॉक मार्केट में है, मार्केट में परसेप्शन है। परसेप्शन जो है यहाँ पे लुच-पुच है, परसेप्शन लॉजिकल नहीं है। कुछ का भी कुछ भी वैल्यू किया जा सकता है। मतलब कि एक ज़माने में, मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, आप बताओ कब हुआ है ये? एक ज़माने में एक फ्लावर का, मतलब एक खास तरह का फ्लावर का दाम इतना भाग गया था कि घर, मतलब ये फूल या ये घर, अब बोलोगे ये तो कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ी है, ये शुद्ध बेवकूफ़ी हुआ था।
समझना बहुत ज़रूरी है, परसेप्शन में कुछ भी हो सकता है। आपका जब तक यहाँ तक सिस्टम में चल रहा है, लॉजिकल है, नॉर्मल है कि देखो भाई मैंने इतना शेयर लिया, उसके मतलब ये हुआ, कंपनी ने ग्रोथ किया, डिविडेंड मिला, शेयर वैल्यू बढ़ा, शेयर वैल्यू क्योंकि थोड़ा-सा परसेप्शन पे चल रहा है तो ठीक है वहाँ तक। लेकिन जब बहुत लोग पब्लिक घुस जाते हैं तब वो एक फ्लूइड मार्केट हो जाता है। मतलब आराम से आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है, आपका शेयर वैल्यू घटते चला जा सकता है। बाय द वे जेफ बेज़ोस ओपनली बता रहा है कि वो जब मार्केट क्रैश हो रहा था डॉट कॉम बबल के टाइम में, तो वो देख रहा था अमेज़न का इंटरनल कि ठीक है सर, इंटरनल में क्या हो रहा है? इंटरनल में हो रहा है कि आपने इतना सामान का डिलीवरी किया, उसके लिए इतने चार्जेस पर आइटम लिए, इतना शिपिंग में खर्च हुआ, तो आपका एक पूरा इंटरनल बजट बनता है। उसमें साफ-साफ बढ़िया चल रहा था। मतलब कि आपका इनपुट इतना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। मतलब वो देख रहे हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो शेयर वैल्यू क्यों घट रहा है? अब ये समझदार थे, उसी टाइम अपना शेयर वापस खरीदने लगे। बाय द वे कंपनी करती है, अगर मार्केट डाउन टर्न हो रहा है और कंपनी को अपने पे भरोसा है कि सर हमारा सही चल रहा है, मार्केट ढिंक-चिका कर रहा है, तो शेयर वापस खरीद लेते हैं। क्योंकि शेयर जो है कंट्रोल दे रहे हो लीगली, आप बाहर दे रहे हैं। तो कोई अगर बहुत शेयर ले लेता है, खरीद लेता है, तो उसे हॉस्टाइल टेकओवर करने का पावर मिल जाता है। यानी कि वो आके हडिप्पा कर सकता है, हम ले लेंगे आपकी कंपनी को। तो इसीलिए यहाँ बैलेंसिंग एक्ट होता है। परसेप्शन बहुत सीरियस चीज़ है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं पे है। और रहा बात की सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इंसान को मतलब कि पब्लिक को ये करना क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और जो लोग क्लेवर हैं वो आराम से मैनिपुलेट कर लेंगे। मतलब अगर आप क्लेवर हैं तो आप बोल सकते हैं कि अरे भैया हम सोलर पैनल रोड के नीचे लगाएंगे और लोग आप पे पैसा बरसाने लगेंगे। कोई लॉजिक नहीं बनता है। जो थोड़ा सा भी लॉजिकल कॉमन सेंस जानता है वो बोले भैया क्या फूक रहे हो, लेकिन पब्लिक बिलियंस ऑफ डॉलर जला देगी उसके पीछे। तो समझना बहुत जरूरी है। और पब्लिक हिस्टीरिया बहुत खतरनाक चीज होता है। यानी कि अगर पब्लिक को कन्विंस कर दिया आप, खासतौर पे एक लार्ज इनफ पब्लिक को, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे लोग चिल्लाते रहेंगे अरे भैया ये क्या फूक रहे हो, सोलर पैनल को रोड के नीचे नहीं लगा सकते हो। नहीं हम लगाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मार्केट बबल बनता है। ये ऐसा नहीं कि ऊपर में कोई बैठ के हम लोगों की ले लेंगे, इसलिए लोग खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। समझ रहे हैं? और यही होता है कि मतलब आराम से आपका कंपनी है, स्टेल्थ फेज रहता है उस टाइम में। जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो आए, फिर थोड़ा-सा आपका अवेयरनेस हो रहा है कि अच्छा ये कंपनी है, ये कुछ कर रही है, थोड़ा-सा बढ़ता है। अब उसके बाद मीडिया अटेंशन आता है, फिर उसके बाद एंथुसियाज़्म आता है, ऑर्गेज़्म दिया जाता है लोगों को, वो भागने लगता है, फिर ग्रीड आता है, अरे, अरे! खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। फिर आता है कि अरे न्यू पैराडाइम है, ये है, वो है। और उसके बाद आता है सर बढ़ा तो दिया वैल्यू सर उतना हकीकत में इस टाइम में जो न्यू पैराडाइम स्टेज है, उस टाइम में जो स्टेल्थ टाइम में इन्वेस्ट किए थे वो बेच के निकल जाते हैं। वो बेच के निकल गए और उस टाइम कितना बढ़ता है? जनरली एवरेज ये लोग 10x बढ़ा लेते हैं। मतलब 1 मिलियन डाले हैं, 10 मिलियन लेके निकलेंगे। एवरेज ये चल रहा है बाय द वे। और कुछ-कुछ अच्छा केसेस में उह! और इनको लगा कि कंपनी अच्छी है, मतलब मान लीजिए इनको लग रहा है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म स्कोप है, तो पूरा बेचेंगे भी नहीं। मतलब कि काफ़ी बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया बल्ले-बल्ले, लेकिन थोड़ा-सा हमेशा रखे रहेंगे। और चूँकि वो इनिशियल ऑफरिंग में है, डिविडेंड का रास्ता खुला रहता है। वो करेंगे और फिर लोगों को आएगा कि अरे! अच्छा मतलब कंपनी का इतना बढ़ा दी, कंपनी का तो इतना रेवेन्यू ही नहीं है। तो वो धीरे-धीरे रिटर्न टू नॉर्मल होगा, थोड़ा-सा घटेगा, फिर धीरे धड़ा के लोगों को दिखेगा, अरे! कुछ हो नहीं रहा है, मेरा वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, धड़-धड़-धड़-धड़-धड़-धड़। अब उस टाइम वो और नीचे चला जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अब आप पैनिक बाय सेलिंग हो रहा है। पैनिक सेलिंग के टाइम वो आप जितना वैल्यू है उससे नीचे चले जाएँगे। इस टाइम में जो लोग समझदार हैं वो धड़-धड़ा के खरीदेंगे। कंपनी अगर समझदार है तुरंत अपना स्टॉक वैल्यू वापस खरीदने लगती है, ताकि कंट्रोल वापस उनके पास आए। और उनको अगर इंटरनल अच्छा है तो ही ऐसा करेंगे। जैसा कि जेफ बेज़ोस जैसे इंटरनल सही था उसका, पता था कि अमेज़न सही से चल रहा है, लॉजिकल है, प्रॉफिट बनाएगा, तो ही वो रिस्क लिया कि हम धड़-धड़ा के खरीदते जाओ। और उस टाइम में कई बार ये होता है जो इन्वेस्टर्स पहले थे यहाँ पे स्टेल्थ फेज़ में, वो दोबारा खरीद लेते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। बस टाइम करना ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये दिखा तो दिए हम बहुत आराम से, कोई नहीं टाइम कर सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर बस 100 पे तुक्का मारते हैं और उसमें से 1-2 ठो चमकता है। मेजॉरिटी डूबता है बाय द वे। तो ये एक नॉर्मल चीज़, ये इंसानी साइकोलॉजी और फ्रीडम का आउटकम है। इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये होगा ही। किसी भी चीज़ में होगा, हर चीज़ में होगा और घूम फिर के एंड में आप वापस वहीं आ जाएँगे जहाँ चले थे। मतलब कि स्टेल्थ से जहाँ चले थे, एंड में आपका अगर कंपनी चला है तो वापस आ जाएँगे। मतलब ये सिर्फ़ ऑसिलेशन था, कुछ होना नहीं था, ढिंक-चिका हुआ, घूम फिर के आप वहीं आ गए। तो ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट बबल एक रियलिटी है। अब बात करते हैं इतिहास का। तो इतिहास में समझना बहुत ज़रूरी है कि आप और हम बहुत कहना चाहेंगे कि हम लॉजिकल हैं, वैसे हैं नहीं। आप भी हैं, हम भी हैं और सब इमोशनल हैं। कोई टेंशन इसमें मतलब दो राय करने की बात नहीं है। हम लोग इमोशंस पे चलते हैं, लॉजिक पे नहीं चलते क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे नहीं बना है। हम लोग वल्कन्स नहीं हैं। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब होता है कि हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं, ना कि हम इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब
लॉजिक इमोशंस को नहीं कंट्रोल करता है। अब बाहर आप पूरा रील देख लो कि अरे कंट्रोल योर इमोशन, डिसिप्लिन योरसेल्फ, वो सब मर जाते हैं और कुछ होता नहीं है। ये रियलिटी है। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि आप लड़ रहे हो कि मेरा खून का कलर लाल क्यों है? इट्स लाइक सर उसमें आयरन है, लाल होगा ही। तो वो वाली बात हो जाती है। मतलब रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, उससे तब आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। तो ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। अ पर्सन इज स्मार्ट। मतलब आप किसी भी बंदे को ले या बंदी को लीजिए, वो बहुत स्मार्ट होगा। उसको आप लार्ज ग्रुप में डाल दीजिए, पब्लिक आर डम एंड पैनिकी, यानी कि तब जब आप बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं तो दिमाग बंद होने लगता है, हर्ड मेंटालिटी आने लगती है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है, प्रूवन है। जैसे कि मान लीजिए बंदा का एक्सीडेंट हुआ है, वो गिरा है, एक बंदा अगर चल रहा है वो तुरंत दिखा अरे भाई कुछ हो गया, रोको, तुरंत करेगा। वहीं पे 10 लोग हैं, कोई नहीं आगे आता है क्योंकि सब इंतजार करने लगते हैं कोई आगे बढ़े तो कर लेंगे, और उसमें बंदे तय हो जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आप भले से लड़िए लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग इमोशंस पे चलते हैं। इमोशंस हमें कंट्रोल करता है, ना कि हम इमोशन को। अब भले कुछ कुछ एज केस हो सकते हैं, आप साइकोपाथ हो सकते हैं, सोशियोपैथ हो सकते हैं, लेकिन एज केसेस में ही ऐसा होगा। मेजॉरिटी कभी ऐसी नहीं होगा। मेजॉरिटी मीनिंग इस सिनेरियो में 51% नहीं, 91% ऐसे होंगे। और पर्सन बहुत स्मार्ट होता है। मतलब एक बंदे को लीजिए, बैठाइए, बात कीजिए, मतलब अथाह गंगा निकलेगी विद्या की, एकदम। मतलब भाई क्या नॉलेज है, उसको ग्रुप में डाल दीजिए, सब गधे निकलेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये रियलिटी है, इससे आप लड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ा दर्द जो होता है लोगों को, वो गरीबी का दर्द होता है आज के टाइम में खासतौर पे। क्योंकि इसलिए नहीं कि गरीब है, गरीब हम लोग पहले थे, अभी गरीब नहीं है। गरीब अभी यह है कि दिखता है कि दूसरे अमीर कितने हैं। कम्युनिज्म, लोग इसीलिए बार बार कम्युनिज्म के गड्ढे में कूदते हैं क्योंकि उसमें सबको पता है कि मर जाएंगे। सबको पता है कितने देशों ने कम्युनिज्म किया है, सब भूखे मरे हैं। लेकिन वो करेंगे तब भी इसलिए नहीं कि उनका भला होगा, इसलिए कि जो अमीर है, जो सक्सेसफुल है, या तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो उनका गर्दन उड़ा दिया जाएगा। इसलिए करते हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है कि भैया मेरे पास पैसा है। हमको इस बात से दिक्कत, अरे उसके पास तो भैया वो घर बना लिया, अरे उसने 2 बिल्डिंग बना लिया, अरे उसने फरारी चला लिया, ये कर लिया, उससे जलता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा टेंटलाइजिंग, मतलब इसको हम रोक नहीं सकते, खुजला नहीं सकते, वो है गेट रिच क्विक स्कीम। मतलब ये लीजिए, तुरंत अमीर बन जाइएगा, 5 मिनट में बिक जाएगा। सबको पता है नहीं काम करता, लेकिन लोग करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जलन बहुत गंदा जलाती है। तो ये और मैजिक सेल करने लगता है तब जब आप डेस्परेट है। जैसे कि अगर कोई आके मेरे सामने बोलता, अनुपम इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, पैसा बढ़ जाएगा। हम लगे ना जी ना। क्यों? क्योंकि मैं सॉर्टेड हूँ। मतलब कि मैं तैर नहीं रहा हूँ पैसा में, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा सीए ही मेरे को रोस्ट करता है, और क्या बताऊँ। लेकिन डूब नहीं रहा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे 400-500 रुपया एसआईपी में डाल सकते हैं और डालते रहते हैं। इसलिए ठीक है, आज नहीं कुछ होगा, 30 साल बाद तो कुछ हो जाएगा, 30 साल बाद नहीं तो 40 साल बाद कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन, डालते रहो। लेकिन वहीं पे अगर हम एकदम डेस्परेट है, जैसे कि बहुत लोग बैंगलोर में कमा बहुत रहे हैं लेकिन हैंड टू माउथ रह रहे हैं, मतलब हालत इतना खराब है कि लाखों की सैलरी है सर, आधा तो आपका पूरा रेंट ही खा रहा है, बचा हुआ पेट्रोल खा रहा है, और बीबी है तो भगवान बचाए। तो उस केसेस में ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं मैजिक सच हो, आप चाहते हो कि भैया मैं यहाँ थोड़ा सा पैसा लगाऊं और ये डबल हो जाए। तो उस टाइम में आपको कोई एसआईपी नहीं बेच सकता कि सर इस पर धीरे धीरे कीजिए, ये कुछ साल में बढ़ जाएगा। वो हकीकत है, लेकिन आपके पास समय नहीं है उसको पचाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट रिच, हर कोई रिच हो सकता है, क्विक वो नहीं हो सकता। वो तुक्का वाला बात है। आप जरूर तुक्का मार सकते हैं। जैसे मान ली मैंने तुक्का मार दिया कि मैं रॉकेट लैब का ले लिया, मैंने इस बात पे तुक्का मारा हुआ है कि अगर रॉकेट लैब का न्यूट्रॉन रॉकेट काम करता है आने वाले 2 साल में, तो स्टॉक वैल्यू जो मैं ले रहा हूं वो डबल हो जाना चाहिए, होपफुली। बट उल्टा भी हो सकता है, 99% चांस उल्टा हो सकता है, बट तुक्का मारे हुए हैं। तो वही है। और ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि डॉट कॉम बबल बहुत बड़ी बात है। जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि जेफ बेजोस है, डॉट कॉम बबल में सबसे स्मार्ट लोग वो थे जो डॉट कॉम बबल क्रैश किया उस टाइम करते हैं इंडेक्स को, खासतौर पे टेक्नोलॉजी इंडेक्स को दबा के वो प्रॉफिट निकाले हैं अभी। और फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, वो तो मतलब पूरी दुनिया को हिला डाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता क्यों है, कोलैप्स क्यों करता है हर चीज़? ठीक है, जब इंसानियत इमोशन से आ रहा है तो कोलैप्स क्या, हकीकत आ जाता है ना सर। मतलब आप बोल सकते हो सर ये घर है, 6,000 करोड़ का घर है सर, बल्ले बल्ले। ये वही वाले होता है, बहुत लोग मूर्ख बन जाते हैं इस बात में कि सर हम एसेट है। मान लीजिए आपने 5,000 करोड़ दे भी दिया उस घर के लिए, लेकिन रहा बात कि वो 5,000 करोड़ का है कि नहीं, ये इस बात पे होता है कि दूसरे आपसे खरीदेंगे कि नहीं। और अगर आप आखिरी बंदे बन गए कि अरे मैंने दिया है इतना लेकिन कोई मुझे नहीं दे रहा, आप लूजिंग एसेट पकड़ लिए हैं। तो जब वो होता है कि अच्छा सर इसका तो जैसे एनएफटी के साथ हुआ कि भैया ये मैंने इमेज रख लिया है, एनएफटी है, इसका वैल्यू है। लाइक सर नहीं, वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपसे पहले वाले के लिए था क्योंकि उसने आपको बेचा। आप किसी और को नहीं बेच सकते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और यही हकीकत, जब वो कैच मारता है, हडिप्पा मारता है, तो सब बूम हो जाता है। सुई 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 सुई,
हडूम। और इस टाइम में जो लोग समझदार थे, यानी कि 2002 के आसपास में, दबा के इंडेक्स खरीदे हैं, दबा के। अब वो अभी कर रहे हैं। तो जैसे एक बात समझना बहुत जरूरी है, इट्स ईजियर टू फूल पीपल दैट देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। ये वाला बात थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन वही बात होती है। अगर एक प्रोफेसर मान लिया कि हाइड्रोजन सही है, वो लड़ मरेगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मानेगा नहीं कि हाइड्रोजन गलत हो सकता है। ये बहुत बड़ा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां आप इमोशनली इन्वेस्ट कर दिए, काम खत्म, दी एंड, आपका दिमाग छुट्टी पे चला जाता है। और ये हर किसी बात, मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री है, पढ़िए, बहुत सारा है। अब रहा बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये नया गेम है अभी मार्केट में। जैसे कि हाउसिंग के टाइम में हाउसिंग के सब लोग भाग रहे थे, और सबका वही बेवकूफ़ी वाला आइडिया था कि घर तो हमेशा सबको चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए सर। अगर आप घर का दाम 10,000 करोड़ कर देते, कोई नहीं खरीदेगा। अगर सर रखे रहो, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो दाम जो भाग रहा था, वो इस परसेप्शन पे भाग रहा था कि हम घर कलेक्ट कर लेंगे और लोग मेरे से घर कलेक्ट करेंगे। जब वो नहीं हुआ तो लोग दाम घटाना शुरू किए कि अच्छा, अरे मतलब एसेट है आपके पास, यूजलेस है, आप खाली रख नहीं सकते हो, आपको उससे प्रॉफिट निकालना है तो बेचना। भले थोड़ा लॉस पे बेच दो तो एटलीस्ट उतना पैसा तो रिकवर होगा। वो करना शुरू किया। उसका देखा देखी और लोगों ने किया, धड़धड़ा के मार्केट का प्राइस क्रैश कर दिया। तो अभी के लिए एआई हर चीज में आ गया, और इसमें है कि ये पूरी दुनिया बदलेगा। क्या ये दुनिया बदलेगा? एकदम बदलेगा। आगे डिस्कस करेंगे ऐसा कैसे होगा। लेकिन अभी सब लोग इस पे पगलाए हैं। चाहे एएमडी लीजिए, एनवीडिया लीजिए, इंटेल लीजिए, गूगल लीजिए, सब कंपनी इस पे टूट के पड़ा हुआ है। और इसमें अभी का जो मार्केट है वो है कि अभी बिल्ड करना शुरू कीजिए, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये इतना बड़ा हाइप ट्रेन चल गया है कि इसमें देश के देश कूद रहे हैं। हाँ, ये मैं एकदम क्लियर हूं। कुछ देश कम खर्च कर रहे हैं, कुछ देश ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च सब कर रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, सब लगे हुए हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। कंट्री से लेकर कंपनी तक सब टूट पड़े हैं। और इसको सबसे क्लोजेस्ट आप समझना चाहेंगे, ये समझिए नेक्स्ट ऑयल की तरह लोग देख रहे हैं। जैसे ऑयल का वैल्यू जो है बहुत है, वैसा ही वाला बात हो जा रहा है। लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो बताओ, ऑयल का वैल्यू जरूर है, दाम नहीं है। टका नहीं होता, पर लीटर का दाम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा होगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। ये आपके तुरंत दिमाग में रेड अलर्ट आना चाहिए। तो अभी ऐसे ही हो रहा है, सब एआई, हर प्रेजेंटेशन एआई एआई एआई, ये हो रहा है। और ये दुनिया बदल देगा, अभी इन्वेस्ट कीजिए, अगर नहीं करेंगे देश डूब जाएगा। मतलब देश ऐसे हो रहे हैं कि भैया हम एआई कंपनीज को बिजली सस्ते में देंगे और पब्लिक की चार्ज बढ़ा देंगे ताकि आप एआई बना सको। मतलब पब्लिक की डबल ले लेंगे, लेकिन आप एआई बनाओ। ऐसा पागल जैसा भी सबको चढ़ा हुआ है। तो रहा बात बबल, जो ये अभी अब देख ही रहे होंगे, कुछ दिन से ये चल रहा है मार्केट में। तो क्या ये बबल है? शुद्ध बबल है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। इसमें अगर आपको डिस्कशन करना पड़े, नहीं उतना बड़ा नहीं, आप ये जरूर कर सकते हो कितना बड़ा रिकॉइल होगा, लेकिन है सर, हो चुका है, वो सॉर्टेड है। हो गया। और ये बूम करेगा ही, करेगा ही। और यहाँ पे समझिए कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि एआई को वेल्थ जनरेट करना है जितना उसने खाया है। ठीक है, अगर एआई खाता है, सर हम $500 बिलियन खा लेते हैं, ठीक है, बल्ले बल्ले। सर $500 बिलियन का वेल्थ जनरेट कीजिए ना, जनरेट कीजिए, मतलब 501 तो कीजिए। वो आप कर ही नहीं सकते। आप कोई ऐसा सर्विस नहीं बेच रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं जो $500 बिलियन का प्रॉफिट दे। प्रॉफिट आपको चाहिए, आपका रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉफिट चाहिए। इतना इतना खपा रहे हैं आप। अब बिलियन तक रहते तो भी बच जाता है भैया। एयरपोर्ट सब इसीलिए नुकसान में चलते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि एआई जितना खा रहा है उतना वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता है। और रहा बात, मैं एकदम क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप लॉस लीडिंग है जब R&D फेज में, यानी कि भैया मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। हर कंपनी करती है। जैसे कि मारुति होगी तो मारुति के बहुत सारे ये होंगे, इंजन होंगे, व्हीकल होंगे, जो कि भैया ये हमारा सॉर्टेड है, ये हमारा कैश का हुआ है, इसको छेड़ने का नहीं, ये आराम से मार्केट पे जा रहा है, वो चल रहा है। और ऑब्वियसली कुछ पे एक्सपेरिमेंट हमेशा वो करते रहेंगे। जो रिलीज करने टाइम ही उनको पता रहेगा, सर ये हम नहीं जानते कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन करते रहेंगे ताकि वो स्टेल ना हो जाए। तो वो भी ओके है कि ठीक है, आपका कोई लॉस लीडिंग प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि उसे मार्केट में नहीं लाना होता है। अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो वो ठीक है, वो रिसर्च है, उसे पब्लिक के सामने ला के बेचने मत लगो। खासतौर में वो जब वो ब्रोकन स्टेट पे है कि सर ये चलता नहीं। ये ऐसी बात, अभी फ्यूजन वाली कंपनी चूना लगा रही है सबको, हमारा फ्यूजन होगा। सर आप R&D स्टेज में हो, आप दूर दूर तक नहीं हो कि एक फ्यूजन रिएक्टर बनाएं, उस रिएक्टर को चलाएं, उससे बिजली निकालें, उस बिजली को बेचें, उस बेचे हुए से प्रॉफिट से आप रिएक्टर को मेंटेन कर पाएं। क्योंकि मान लीजिए आप बना लेते हैं रिएक्टर, ठीक है, मान लेते हैं आपने रिएक्टर चालू कर देते हैं और उससे बिजली निकलने लगता है, लेकिन रिएक्टर 2 साल में बोलता है भैया न्यूट्रॉन डैमेज से सारा चीज उड़ जाता है, आप उसको फिर से बनाएंगे, पता चल उतना तो पैसा आपने कमाया ही नहीं 2 साल में। तो वही वाली बात होती है, R&D में ये सब चीज सॉर्ट होना होता है। लेकिन अगर आप R&D नहीं सॉर्ट किए, उसके बीच में आप नहीं बेच सकते हैं कि हम ना 2028 में फ्यूजन रिएक्टर बेच देंगे।
सर वो ब्रोकन है, आप R&D फेज़ को ब्रोकन स्टेट में सेल कर रहे हो, ये धांधली है। अब रहा बात कि इसमें दिक्कत कैसे आता है? इसमें दिक्कत आता है कि अगर बहुत सारे इन्वेस्टर पड़ गए, इन्वेस्टर्स और चूँकि मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टर्स आप सोचोगे बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो स्मार्ट से ज़्यादा ये होता है मतलब कि गट्सी होते हैं, ये इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। इन्वेस्टर गट्सी बहुत होते हैं, मतलब कि कुछ-कुछ इन्वेस्टर अभी रशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक कंट्री जब डूबेगा, जब दोबारा बनेगा तब अपने पास प्रॉफिट आएगा। इतना लंबा गेम खेल रहे हैं, मज़ाक भी नहीं कर रहे, 35-35 साल का गेम खेला जा रहा है। तो होता है, इन्वेस्टर रिस्की होता है, लेकिन उनका रिस्क लक में बदलता है। तो अब फॉल्स प्रॉमिस कर दिया इन्वेस्टर के पास कि सर ये एआई हायर कर लीजिए, सारे लोगों को फायर कर दिए, आपका कोडिंग चलने लगा। किए, पता चला ले कोडिंग तो उतना अच्छा है ही नहीं अभी अभी एज़ ऑफ नाउ। तो वो दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हो गया कि मैंने बताया आईपीओ करके आपने तो पैसा उठा लिया, इन्वेस्टर के पास कबाड़ आ गया कि भैया मैं क्या करूँ इस कबाड़ का? तो अब दिक्कत हो जाता है कि वो पब्लिक को फॉल्स सेल करने लगता है, तो एडवर्टाइज़मेंट होने लगता है, डिस्कशन होता है, वो पैसा इधर-उधर देने लगते हैं, ताकि वो पब्लिक का प्रॉमिस बढ़ जाए। अब फिर ये होता है कि इन्वेस्टर्स कोशिश कर रहा है कि धड़-धड़ा के अपना पैसा तुरंत निकालो। जैसे मान लीजिए कि आपने शुरू में एकदम अर्ली डेज़ की बात कर रहा हूँ, अर्ली डेज़ में आपने ओपन एआई में $1 बिलियन डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि भैया ये तो स्कैम लेवल पे चल रहा है, 500 मिलियन ऑब्वियसली नहीं रहेगा, तो आप अभी बेचना चाहोगे, रुकोगे नहीं, अभी बेच लोगे आराम से भाई जितना बढ़ा, नहीं बढ़ा कोई दिक्कत नहीं निकल लो और जब कपुट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन वो आप किसको बेच रहे हैं? पब्लिक को। तो वही रहता है और इसीलिए आप आराम से देख सकते हैं जो कंपनी बार-बार शेयर इश्यू करते जा रही है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है अलग बात है। लेकिन बहुत सारी नई कंपनी होती है शेयर खरीदती भी है कभी-कभी। अब वो खरीदने का रेट जितना कम रहेगा उतना आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग कंट्रोल बहुत हँसी-खुशी बाहर दे रहे हैं। वो आपको तुरंत रेड अलर्ट हो जाना चाहिए। कंट्रोल बाहर क्यों दे रहे हो? तो ये फॉल्स प्रॉमिस पब्लिक को कर दिए और उसके बाद वो अपना वर्थलेस शेयर क्योंकि आपने बोला सर हमने एआई बनाया, एआई कोडिंग कर देगा, वो देख के कंपनी ने खरीद लिया लेकिन कंपनी नहीं डिलीवर कर पा रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मार्केटिंग करोगे, ये सब करोगे। उसके बाद जैसे ही पब्लिक थोड़ा-सा इंटरेस्ट होगी, वैल्यू बढ़ेगा, आप सेल करके निकल लोगे, भैया मेरा चिंता नहीं, खत्म हो गया। जैसे बोले ना कि आप कहते हो सर ये एयरपोर्ट मैंने खरीदा है 4000 करोड़ में, कोई टेंशन नहीं है, आपसे कोई और खरीद रहा है? हाँ? कोई मान लीजिए 4000 1 करोड़ में खरीदा, हाँ, हाँ सर ले लो 4000 1 करोड़। बाद में वो चला गया, सर 3000 करोड़ का तो इसका लॉस आता है। वही वाली बात है। तो वही साइकिल वहीं से स्टार्ट होगी। जो अर्ली इन्वेस्टर पड़ गए, वो अब अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो वो कैसे निकाल रहे हैं? वो पब्लिक को मूर्ख बना के, पब्लिक को गोल-गोल घुमा दो और पैसा हाइप बढ़ेगा, वो सेल कर के निकलते जा रहे हैं। भैया ये सैमसंग के वॉशिंग मशीन में एआई डाला जा रहा है। और किसी भी हालत में एनवीडिया का वैल्यू 4.5 ट्रिलियन नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बात वही समझना है कि इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो वही है, पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सारा पैसा आपका है बाय द वे। आगे समझते हैं। तो रहा बात बबल तो बन गया, अब पॉप कैसे होगा? तो वहीं पे समझिए किसी भी चीज़ का वैल्यू इन्फिनिट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि टेस्ला का वैल्यू $1 ट्रिलियन तक जो पगलाया हुआ था, वो रियल नहीं था कि आप सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ दीजिए, उनका वैल्यू उतना नहीं है जितना टेस्ला का है और टेस्ला उतना सेल नहीं करता है। मतलब पूरे प्लैनेट में कितने कार्स बिके हैं, उसमें से टेस्ला का शेयर कितना है, बहुत कम है। तो कहाँ से टेस्ला का $1 ट्रिलियन वैल्यू हो सकता है? वो हाइप पे था। तो सेम यहाँ पे भी वही बात है कि आप एनवीडिया का वैल्यू इतना नहीं हो सकता कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके नीचे आ जाए। हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपकी परचेसिंग एबिलिटी फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए कल को कोई बोलता है कि सर हम आपको परफेक्ट एआई गर्लफ्रेंड देंगे। मतलब बल्ले-बल्ले सर कितना पैसा लोगे? तो जैसे मान लीजिए एक वाइफ का एवरेज खर्चा आता है 10 लाख रुपया महीना। ये बोलता है कि सर हम आपसे 50 लाख रुपया महीना लेंगे तब आपको परफेक्ट गर्लफ्रेंड देंगे। तो आप बोलोगे नहीं लेंगे ना भाई, नहीं लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है क्योंकि आपका परचेसिंग एबिलिटी लिमिटेड एंड फिक्स्ड है। यानी कि हर चीज़ का एक अपर लिमिट होता है और ये फंडामेंटल में भी लागू होता है। यानी कि घर में लोग ये कर देते हैं और ऑब्वियसली होगा जैसे कि न्यूयॉर्क जो है वहाँ कोई नहीं रहना चाहता और सब लोग धीरे-धीरे निकल जा रहे हैं। और तो बोलेंगे तो न्यूयॉर्क कैसे चल रहा है? वो चाइना का ब्लैक मनी पे चल रहा है। ये होता है। बहुत बहुत भयानक-भयानक चीज़ होता है पूरी इस दुनिया में पैसा को सादा करने के लिए। तो लॉजिक ये होता है कि आप बोल देते हो कि सर ये है स्टोर फ्रंट है, यहाँ पे दुकान आप खोलिए उसमें पैसा बनाइए। लुइस रॉसमैन वहाँ मतलब वो न्यूयॉर्क में चलाता था शॉप और दुकान जा जाके दिखा रहा है कि सर ये दुकान ये झोपड़ी का कितना दाम मांग रहे हैं, मतलब और भी रेंट का, खरीदने का नहीं रेंट का, और 10-10 साल से दुकान खाली पड़ा हुआ है। क्यों? ब्लैक मनी के लिए है, वो कमाने के लिए नहीं है, खाली है और उसपे दाम बता रहा है कि हाँ सर इसमें $50,000 महीना लगेगा। सर $50,000 का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते उस जगह से। एंड अगेन अगर निकाल भी लोगे तो पूरा का पूरा 50,000 ऑब्वियसली रेंट पे तो नहीं देंगे ना। रेंट आपका मैक्सिमम 30 या 40% होना चाहिए। 50 हो गया तो ही दिक्कत होने लगेगा। 60-70 या 100% आपका रेंट होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं काम करोगे। तो ये वही समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का वैल्यू एक लिमिट तक है। सर ये गाड़ी 50,000 करोड़ का है। वो गाड़ी ज़ीरो है। वो गाड़ी ज़ीरो है क्योंकि आपसे कोई नहीं खरीदेगा।
तो लॉजिक वही होता है कि हर चीज़ का एक अपर लिमिट है कि दाम आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, लोग प्यार से हाथ खड़ा कर देंगे कि सर ठीक है। जैसे अभी हल्ला कर दे रहे हैं अफोर्डेबल होम्स एट कोरमंगला फॉर 1.5 करोड़ या कितना 2.5 करोड़ था, ये कुछ साल पहले की बात है। अभी तो 10-20 करोड़ होगा। कितने लोग हैं जो खरीद सकते हैं? 1-2 बैच बिक भी जाएगा। उसके बाद तो वही वाला बात है। ये फंडामेंटल्स की बात करें, ये पेट्रोल में होगा, ये आपका इसमें होगा, खाने में होगा, ये फार्मास्यूटिकल में, हर चीज़ में होगा। तो एआई तो कहाँ से, एआई बहुत ऊपर आता है। मतलब ये फंडामेंटल एकदम बेस लेवल पे एआई बहुत ऊपर है सर, एआई लग्जरी है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वही समझ लिए कि एआई डिलीवर नहीं किया है जो जस्टिफाई कर सकता है उसका करंट इवैल्यूएशन। 4 ट्रिलियन लायक एनवीडिया के चिप्स नहीं है, क्योंकि एनवीडिया के चिप्स कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो उतना वैल्यू बनाए। कर ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि एंड में आपको पब्लिक को बना, आप बोलोगे सर हम इससे न्यूक्लियर लॉन्च कर पाएंगे, सर वो ये डिफेंस बजट में आता है, उसके लिए बहुत छोटा पैसा दिया जाता है, बहुत छोटा। मतलब यूएस का डिफेंस बजट बहुत बड़ा लोगों को लगता है, लेकिन वो बहुत छोटा है, वो भी ट्रिलियन डॉलर नहीं छूता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड एग्जांपल देख लीजिए कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के लिए उनका दाम 2 बिलियन डॉलर पर पीस भागा। ऑर्डर था शुरू में 100 पीस का करेंगे, प्यार से काट दिए, भैया 22 पीस बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हर चीज़ में आता है ये, जब समझ लीजिए जब यूएस गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, आप और हम क्या अफोर्ड करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हर चीज़ का वैल्यूएशन अगर पागलपंथी से ज़्यादा भागता है इमोशंस के चलते, वो बैक डाउन करेगा ही। अभी करंट वैल्यूएशन है ही नहीं, क्योंकि पानी मतलब, और हाँ पानी ये जला रहे हैं, पानी हो गया, खाना हो गया, होम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं, ऑयल हो गया, ये सब ऑयल भी जला रहे हैं। तो ये हमेशा एक दिक्कत बन जाता है। अब रहा बात, काफ़ी लोग का होगा थोड़ा सा एपैथिक व्यू देखेंगे कि मेरे को क्या लेना देना है। ये आपका पैसा है बाय द वे। आपका पैसा किसी भी बैंक में रखा है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया में रखा हो, चाहे फेडरल बैंक में रखा हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक में रखा हो, या किसी में भी रखा हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देती कैसे है? वो मार्केट में लगाती है। अगर पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स करने पे आता है, तो आपका बैंक डूब सकता है, और हुआ है ऐसा। ऐसी बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कभी कोई बैंक नहीं डूबा, बैंक भी डूबे हैं, बहुत सारे बैंक डूबे हैं। इतिहास पढ़ा हुआ है। हम लोग बहुत कोशिश किए हैं अब कि बैंक अब ऐसा बेवकूफ़ी ना कर सके, लेकिन लॉस होता है। और आराम से ये कर सकती हैं कि हम आपका पैसा निकालने का लिमिट कर देंगे। मतलब आप हर दिन जो आपका डेली ट्रांज़ैक्शन है उसको लिमिट कर देंगे। जब अगर बैंक बहुत सीरियस क्राइसिस में चला जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो आप ही का पैसा है। दूसरा, आपका भविष्य का भी पैसा है, यानी कि आप जितने भी जगह पे ये करते हैं, जो भी किसी भी कंट्री का हो, नेशनल हो, स्टेट लेवल पे हो, आपका कॉर्पोरेशन लेवल पे हो, जितने भी पेंशन प्लांट है, वो पेंशन प्लांट पैसा कैसे बना रहे हैं? क्योंकि आप डाल तो बहुत थोड़ा रहे हैं और उस पैसे को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको ज़ीरो कर देगा। तो वो इन्वेस्ट करते हैं। घूम फिर के वो पैसा भी मार्केट में गया। तो आपका जो पैसा रखा हुआ है सेविंग्स में, आपका जो ये है क्या बोलते हैं फ्यूचर प्लान है, वो सारा रिस्क में लिया जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप ही का पैसा चलेगा। इसीलिए मैं बार बोलता हूँ कि दूसरे के पैसे पे हाइपर लूप नहीं बनाया गया था, आपके पैसे पे चलाया गया था उसको। आप मूर्ख हो तो आप ही गरीब मरोगे। तो ये सिंपल बात है। जब ये पॉप होगा, हमारा ही नुकसान होगा, और उस टाइम में गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा इन्फ्लेशन बढ़ाने के। पैसा आ जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप घूम फिर के और गरीब हो जाएंगे। तो रहा बात कि कर क्या सकते हैं, कलेक्ट कीजिए इंडेक्स फंड, और कुछ ऑप्शन नहीं बचा अभी। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल खेलना अभी के टाइम में बहुत कम चांस है। मतलब अगर आप देखना चाहते हो ना, काफ़ी लोगों को लगता है वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगा। एनवीडिया का अभी भाग रहा है। गोप्रो का देखिए, एक टाइम में बहुत नीचे था, ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुआ था धड़धड़ा के खूब ऊपर गया, धड़ाक से नीचे चला गया। कैनन का देखिए, नीचे था, स्टार्ट हुआ धड़धड़ा के ऊपर गया 2005-6 के आसपास, जब टाइम हुआ वो लोग चिप बनाते थे। कैनन बनाता है केमिकल, कैनन एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है, नाइकॉन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है। कैनन नाइकॉन ये लोग चाहते खूब ऊपर गए थे, और नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि ये जब ये वो अल्ट्रा वायलेट में स्विच करना रहा, इनकी लेंस टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर पाई, तो तब तक दूसरे एएसएमएल बोला कि हम हडिप्पा मार लेते हैं आपके मार्केट कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कोलैप्स कर गया। वैल्यू अभी तक वहां नहीं पहुंचा। शेयर वैल्यू में आप देख लीजिए, मैक्स, गूगल में जाके देखिए, मैक्स है, बहुत सारी कंपनी है जो ऊपर गई और उसका नीचे से दोबारा ऊपर नहीं गई। इसीलिए इंडिविजुअल शेयर्स में जाना रिस्की है, आपको मेंटेन करते रहना होगा, और आप फ्यूचर नहीं जानते हो। इंडेक्स में आता हो तो वो बफर कर देता है, और इंडेक्स अगर पुराना है, यानी 4 या 5 साल हो चुका है आपको डालते हुए, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। मतलब कि जब तक बहुत 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 ज़्यादा बूम बाम ब्रीम ना हो, तब तक आप सॉर्टेड रहोगे। तो वही है। और आपको थोड़ा-सा पैसा जुगाड़ना है। कहीं पे किसी भी एसेट में कुछ भी ऐसा करना है कि आपको पैसा रेडी रखना है। ऐसा क्यों? कि जैसे ही मार्केट पॉप करेगा, धड़-धड़ा के जितने इंडेक्स ले सकते हैं, जितने अलग-अलग मार्केट में ले सकते हैं, सब पे लीजिए। एकदम दबा के लीजिए। ये जैसे कि 2008 में जो लोग लिए थे, अभी तैर रहे हैं, आपको भी यही मौका मिलेगा। दबा के लीजिए। तो वही सही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि खरीदिए, क्योंकि एआई वापस आ ही जाएगा। एग्ज़ैक्टली ऐसा हाइप जो है प्लास्टिक के साथ भी हुआ था बाय द वे।
प्लास्टिक का भी शुरू से मैं प्लास्टिक इज़ द फ्यूचर मैन उसका स्टॉक खरीद लो, वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर फुस हो गया, लेकिन फिर धीरे-धीरे ऊपर बढ़ गया। तो आपको वही है, फुस के टाइम में आप लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता था और कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, तो यही हिसाब है कि आप इंडेक्स फंड खूब कलेक्ट कीजिए, रेडी रखिए थोड़ा-सा बड़ा-सा पैसा धीरे-धीरे जमा करते रहिए, जो कि जैसे ही जब मार्केट क्रैश होगा धड़-धड़ा के खरीदते जाइएगा और एआई बाउंड बैक करेगा, उस टाइम आप रेडी रहिए मिल्क करने के लिए। लेकिन मैं आराम से देख सकता हूँ कोई दूसरी कंपनी रैंडमली आ जाएगी। तो देखिए, लेकिन पॉप करेगा, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, बस किसी को नहीं पता कब करेगा। मे बी 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, मे बी 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, बट होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई बबल पॉपिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।